नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं सुबोध पांडे आज मैं पुनः आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूं एक नाटक को लेकर। जी हां, कुछ भी कहने से पहले मैं सबसे पहले आपका इस एजुकेशनल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष आधुनिक हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ कवि, कहानीकार, नाटककार सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित बकरी नाटक की कथा या सारांश तथा उद्देश्य को अत्यंत ही सरल भाषा में प्रस्तुत करना चाहता हूं। कुछ भी प्रस्तुत करने से पहले मैं आपको यह याद दिला दूं कि एक वीडियो के रूप में मैंने सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित बकरी नाटक की कथा को दो भागों में विभक्त किया है। प्रथम भाग में यानी पार्ट 1 में मैंने केवल सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का सामान्य परिचय दिया है, फिर उनकी प्रसिद्ध रचना बकरी नाटक की सार गर्भित आलोचना को प्रस्तुत किया है। जबकि दूसरे भाग में यानी पार्ट 2 में मैं केवल बकरी नाटक की कथा या सारांश तथा इस नाटक के माध्यम से नाटककार ने हमें क्या संदेश दिया है, इसे मैं अत्यंत सरल भाषा में प्रस्तुत करना चाहता हूं। तो आइए अब मैं आपके समक्ष आधुनिक हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ कवि, कहानीकार, नाटककार सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित बकरी नाटक की कथा या सारांश तथा उद्देश्य को बारी बारी कर आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। ध्यान देकर सुनने का प्रयास कीजिएगा। बकरी नाटक की कथा। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना आधुनिक हिंदी साहित्य के उच्च कोटि के साहित्यकार हैं। सच पूछा जाए तो ये हिंदी जगत के बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार हैं। ये एक उच्च कोटि के कवि, नाटककार, कहानीकार, उपन्यासकार एवं एक सफल संपादक भी रहे हैं। बकरी इनका एक बहुचर्चित तथा लोकप्रिय नाटक है। यह मूलतः एक राजनीतिक व्यंग्य प्रधान नाटक है। सच पूछा जाए तो बकरी नाटक समकालीन जिंदगी का एक प्रमाणिक दस्तावेज है तथा यह नाटक आज के युग में भी पूरी तरह प्रासंगिक है। यह नाटक वर्ष 1974 ईस्वी में इब्राहिम अलकाजी के साथ बातचीत करने के बाद प्रकाशित हुआ था कि हिंदी में आम आदमी का समसामयिक जीवन पर आधारित नाटक नहीं है। निस्संदेह बकरी एक साधारण व्यक्ति के समसामयिक जीवन पर आधारित एक व्यंग्य प्रधान नाटक है। बकरी गरीब जनता का प्रतीक है। इस नाटक की कथा वस्तु 2 अंकों में विभाजित है। प्रत्येक अंक में 3-3 दृश्य हैं, यानी इस नाटक में कुल 6 दृश्य हैं। प्रत्येक दृश्य के बाद नट गायन की योजना है, जिसके माध्यम से आसन स्थिति का विश्लेषण बड़े ही सुंदर ढंग से किया गया है। इस प्रकार इस बकरी नाटक में कोई पात्र जैसे कोई नायक या नायिका नहीं है। पात्र के रूप में केवल नट नटी, भिस्ती, दुर्जन सिंह, कर्मवीर, सत्यवीर, सिपाही, विप्ती जिसकी यह बकरी है, युवक और कुछ ग्रामीण हैं। प्रस्तुत नाटक में मंत्री, नेता, पुलिस आदि सुविधा भोगी पात्र के रूप में प्रस्तुत हुए हैं, जो शोषक और शासक के रूप में भी परिलक्षित होते हैं, जबकि विप्ती, युवक आदि शोषित लोगों के प्रतीक हैं। बकरी नाटक की कथा वस्तु या सार या सारांश। पहला अंक, पहला दृश्य। नाटक का प्रारंभ नट नटी के संवाद से शुरू होता है। नाटक के पहले अंक के पहले दृश्य में
एक भिस्ती मशक लिए हुए सड़क पर पानी छिड़कते हुए बकरी के जीवन पर आधारित एक गीत गाते हुए दिखलाई देता है। बकरी को क्या पता था कि मशक बनकर रहेगी। तभी मंच पर 3 व्यक्ति जो देखने में बिल्कुल डाकू की तरह हैं प्रवेश करते हैं और भिस्ती के गीत को बड़े ही ध्यान से सुनते हैं और कुछ सोचने लगते हैं। भिस्ती के चले जाने के बाद वे एक दूसरे से कान में कुछ कहते हैं, फिर नाचते हुए एक गीत गाते हैं, मुझे मिल गई मिल गई मिल गई मिल गई। कुछ देर बाद एक सिपाही जिसे लोग दीवान जी भी कहते हैं वह वहां आता है और पूछता है कि तुम लोगों को भला ऐसा क्या मिल गया है जो इस प्रकार नाचते हुए गीत गा रहे हो, जरा मुझे भी तो बताओ। सिपाही भिन्न भिन्न प्रकार से बार बार प्रश्न कर यह जानना चाहता है कि आखिर उन्हें ऐसा क्या मिल गया है जो इस प्रकार नाचते हुए गीत गा रहे हैं। लेकिन ये तीनों बतलाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होते हैं, केवल गीत गाते चले जाते हैं। उनके गीत का अर्थ यही था कि उन्हें कुछ ऐसा मिल गया है जिससे उन्हें सब कुछ प्राप्त हो सकता है, मसलन सोना चांदी, राजा बांदी, कुर्सी, सेवक, मेवा, पद आदि आदि। सिपाही फिर भी कुछ भी समझ नहीं पाता है। तीनों व्यक्तियों के नाम क्रमशः दुर्जन सिंह, कर्मवीर, सत्यवीर हैं। सिपाही उन तीनों से कहता है कि शायद तुम लोग मुझे अपना समझते ही नहीं हो, इसलिए कुछ भी बतलाना नहीं चाहते हो। कई बार सिपाही के पूछने के बाद तीनों सिपाही को यह बतलाते हुए कहते हैं कि उन्हें दरअसल रुपया, पैसा, इज्जत, शोहरत और कुर्सी आदि प्राप्त करने की तरकीब मिल गई है। सिपाही पूछता है कि वह भला कैसे। वे तीनों कहते हैं कि पहले एक बकरी का इंतजाम करो, फिर बतलाता हूं। यह सुनकर सिपाही शीघ्र ही एक बकरी लाने के लिए वहां से चला जाता है। भिस्ती मशक लिए हुए पानी छिड़कते हुए वही गीत गाता है, फिर चला जाता है। कुछ देर के बाद सिपाही एक बकरी को लेकर आता है। तीनों के पूछने पर वह बतलाता है कि गांव में एक हरिजन की बकरी चरते हुए मिल गई थी, उसी को लेकर आया हूं। दुर्जन सिंह कहता है कि अब यह बकरी उस हरिजन की नहीं है, यह तो गांधी जी की बकरी है। यह हमें कुर्सी, धन, प्रतिष्ठा दिलाएगी। साथ ही साथ दुर्जन सिंह सिपाही उर्फ दीवान जी से कहता है कि दीवान जी अब जाकर गांव-गांव में ऐलान कर दीजिए कि हमें गांधी जी की बकरी मिल गई है। सभी लोग दर्शन करने के लिए आए, साथ में धन दौलत, रुपया पैसा आदि लेकर आए और खुलकर दान करें। पूछने पर यह कह दिया जाएगा कि यह बकरी गांधी जी की है। इस बकरी की मां गांधी जी के पास रहती थी, तो यह बकरी गांधी जी की बकरी हुई कि नहीं। जब कुत्तों का खानदान हो सकता है तो फिर बकरी का क्यों नहीं हो सकता है। तीनों चोर, उचक्के, डाकू एक मंडप बनाते हैं। सामान दीवान जी यानी सिपाही जी लाते हैं। बकरी के गले में फूल मालाएं पहनाई जाती है और उसे मंडप में प्रतिष्ठित किया जाता है। मंडप पर एक साइन बोर्ड लगा दिया जाता है जिसमें लिखा होता है कि लोक सेवा सदन। सभी लोग नाचते गाते हैं। कुछ देर के बाद तीनों चले जाते हैं। सिपाही अकेला बैठकर बकरी की देखभाल करता है और एक गीत गाता है। इस प्रकार दुर्जन सिंह, कर्मवीर और सत्यवीर सिपाही गांव की भोली भाली जनता को लूटने की योजना बना लेते हैं, अर्थात गांव की गरीब
भोली भाली विपत्ति की बकरी को गांधी जी की बकरी बतलाकर जनता को गुमराह कर धर्म की आड़ में लूटने की योजना बना लेते हैं। तभी एक गरीब हरिजन औरत वहां आती है और कहती है कि यह तो मेरी बकरी है, आप लोगों ने इसे यहां क्यों बांध कर रखा है? यह तो मेरी बकरी है, मैंने इसे पाला पोसा है। जबकि सिपाही कहता है कि यह बकरी तुम्हारी नहीं है, यह तो गांधी जी की बकरी है, ज्यादा बोलोगी तो उल्टे खान पान पर ध्यान न देने के अपराध में, मार डालने की साजिश करने की कोशिश में मैं तुम्हें कारागार में डाल दूंगा। यह तो 55 करोड़ की बकरी है, भाग जा यहां से, यह बकरी तुम्हें नहीं मिलेगी। तभी तीनों डाकू नेताओं की पोशाक पहनकर और टोपी लगाकर वहां आते हैं और एक गीत गाते हैं और बकरी की प्रशंसा करते हुए जय जयकार करते हैं, जैसे इस बकरी ने हमें आजादी दी है, एकता दी है, प्रेम दिया है, आदि आदि बातें कहकर दान देने की बात कहते हैं। हरिजन औरत केवल अपनी बकरी कहती रहती है और ये तीनों गुंडे जो क्रमशः दुर्जन सिंह, सत्यवीर, कर्मवीर, जो नेता बनकर बड़े बड़े नेताओं की तरह, संतों की तरह, महात्माओं की तरह भाषण देते रहते हैं, परंतु उसकी ओर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, बल्कि त्याग बलिदान की बातें करते रहते हैं। उन्हें बकरी देने की बात बिल्कुल नहीं करते हैं। अंत में वह हार कर गांव वालों को बुलाने के लिए चली जाती है ताकि किसी तरह उसे उसकी बकरी मिल जाए। वह बकरी को जान से भी ज्यादा प्यार करती थी। इसी बीच ये तीनों जनता के मन में विश्वास पैदा करने के लिए अच्छा व्यवहार करने की बातचीत करते हैं, लोकतंत्र की बातें करते हैं। कुछ देर के बाद 5-6 भोले भाले ग्रामीण लोगों के साथ वह औरत वहां आती है ताकि उसकी बकरी उसे मिल जाए, परंतु नेता के वेश में दुर्जन सिंह ग्रामवासियों को ऐसा समझाता है कि उनकी बोलती बंद हो जाती है। उल्टे सभी लोग औरत को ही दोषी ठहराते हैं। दुर्जन सिंह कहता है कि गांधी जी की यह बकरी उनके हर दुख, उनके हर तकलीफ को दूर कर सकती है। कुछ देर के लिए यदि यह मान भी लिया जाए कि यह बकरी उस औरत की है, फिर भी उसे नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि इस औरत ने इस बकरी की देखभाल ठीक से नहीं की है, जिसके कारण यह बिल्कुल कमजोर हो गई है। अतः अब आप ही बतलाएं, इस बकरी को आश्रम में होना चाहिए या इस औरत के पास होना चाहिए। गांव के सभी लोग बकरी को आश्रम में ही रखने की सलाह देते हैं। अंत में सर्वसम्मति से हरिजन औरत की बकरी को सार्वजनिक संपत्ति हड़पने के आरोप में 2 साल की सजा मिलती है और 500 रुपये का जुर्माना न देने पर 6 महीने की और कैद। हरिजन औरत रोती रहती है, गिड़गिड़ाती रहती है, हाथ पैर जोड़ती रहती है, परंतु उसकी आवाज कोई नहीं सुनता है। दुर्जन सिंह के कहने से गांव के सभी लोग बकरी को देवता मानकर प्रणाम करते हैं और दान देते हैं। फिर सबके कल्याण के लिए बकरी शांति प्रतिष्ठान, बकरी संस्थान, बकरी सेवा संघ, बकरी मंडल आदि बहुत सी संस्थाएं बनाने की बात भी की जाती है। दरअसल ये सभी संस्थाएं आम आदमी के साथ किस तरह का व्यभिचार करती है, यह उसी का प्रतीक है। दूसरे दृश्य में नट नटी के गीत के माध्यम से यथार्थ स्थिति का परिचय मिलता है। ग्रामवासियों के बीच एक युवक प्रवेश करता है। पूछने पर पता चलता है कि पुलिस वाले विप्ती को जेल ले गए हैं। कुछ लोगों ने जबरन विप्ती की बकरी को छीन लिया है और मांगने पर गांधी जी की बकरी कहकर सार्वजनिक संपत्ति हड़पने के अपराध में जेल में डाल दिया गया है।
यह सुनकर युवक बहुत ही क्रोधित होता है तथा दुख भी प्रकट करता है। वह कहता है कि इस प्रकार अगर तुम लोग चुपचाप रहोगे तो ये लोग कल तुम लोगों को भी जेल में डाल देंगे। आज विप्ती की बकरी गांधी जी की हो गई है, कल तुम्हारी गाय कृष्ण जी की हो जाएंगी, बैल बलराम जी के हो जाएंगे। ये सभी ठग हैं, ढोंगी हैं, पाखंडी हैं, लुटेरे हैं। तुम लोगों को इसका विरोध करना चाहिए था, जबकि ग्रामवासियों का यह कहना था कि उन लोगों ने बकरी की देखभाल ठीक से न करने के कारण विप्ती को ही दोषी माना है, इसलिए हम लोग चुपचाप रह गए। उन लोगों ने बकरी को देवी कहा है और यह भी कहा है कि इस बकरी में दैवी शक्ति है, इसलिए हम लोग चुपचाप रहे और बकरी को हमने देवी मान लिया है। युवक कहता है कि तुम्हारे इसी प्रकार के आलसी, अंधविश्वासी और भाग्यवादी हो जाने के कारण ही ये लोग इसका फायदा उठाते हैं। सुनो, उन लोगों ने तुम्हें लूटने के लिए एक चाल चली है, एक तरह का षड्यंत्र रचा है। ये लोग संत महात्मा नहीं हैं, बल्कि चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं, ठग हैं। परंतु गांव वाले इतने भोले भाले और सीधे साधे हैं कि युवक की बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने बकरी को देवी माना है तो अवश्य ही वह देवी ही होगी। फिर तो उन्होंने जो किया है बिल्कुल सही ही किया है। युवक बहुत समझाता है, लेकिन अज्ञान के अंधकार में डूबा मनुष्य उजाले की रोशनी को अपनी धार्मिकता पर प्रहार मानता है। युवक समझाता है कि आज की लूट इसका अंत नहीं है, बल्कि प्रारंभ है। आज बकरी के नाम पर लूटा जा रहा है, कल किसी और के नाम पर लूटा जाएगा। युवक गांव वालों को पुनः समझाते हुए कहता है कि आप उन्हें बिल्कुल समझ नहीं पा रहे हैं। ये सभी ठग हैं, आपको भोला भाला व्यक्ति समझकर ठगने का प्रयास कर रहा है, लूट रहा है। आजादी के बाद से आज हमारे देश में जो भी समस्याएं दिखलाई दे रही है वह सब इन्हीं लोगों की देन है। युवक आगे ग्रामीणों को समझाते हुए कहता है कि दरअसल आज जो हमारे और हमारे देश की स्थिति है इसके लिए ऐसे लोग ही जिम्मेदार हैं, जैसे सूखा, बाढ़, महामारी, बेरोजगारी, भुखमरी आदि आदि। ये हमारे भोलेपन का फायदा उठाकर हमारा शोषण कर रहे हैं। बकरी कोई देवी नहीं है, वह तो केवल एक साधारण बकरी है। जबकि ग्रामीणों का यह मानना है कि ये लोग बड़े आदमी हैं और हम लोग बहुत ही छोटे आदमी हैं। हमें बड़े लोगों से वैर नहीं करना चाहिए। कहा भी जाता है जल में रहकर मगर से वैर कभी नहीं करना चाहिए। तीसरा दृश्य, नटनटी गीत गाते हुए प्रवेश करते हैं और यथार्थ स्थिति का वर्णन करते हैं। दुर्जन सिंह एक बक्स पर बैठा हुआ है जिस पर बकरी स्मारक निधि लिखा हुआ है। यहाँ एक एक कर सभी ग्रामीण आते हैं, दान देते हैं, प्रणाम करते हैं, पूजा आदि के गीत गाते हैं और फिर चले जाते हैं। तीनों बकरी को देवी बताकर खूब लूटते हैं, खूब धन कमाते हैं। कुछ देर के बाद सिपाही आता है। इस प्रकार ये चारों भिन्न भिन्न प्रकार के हथकंडे अपनाकर लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। ये चारों उचक के नेता मंत्री तक बन जाने की बात कहते हैं। यही पता चलता है कि उस औरत को जिसकी यह बकरी थी उसे 2.5 साल की सजा हो गई है। संभवतः जेल की सजा खत्म होने पर बकरी मांगने के लिए वह अवश्य आएगी। तब तक इन लोगों का यह मानना था कि हम लोग काफी धन दौलत कमा चुके होंगे, हमारा घर भर चुका होगा। इस प्रकार सत्ता और भ्रष्टाचार का खुला नाच होता है।
भोली भाली जनता उनके बिछाए माया जाल में फंस कर रह जाती है। गांव के भोले भाले लोग आते हैं और बकरी को देवी मानकर दान देकर चले जाते हैं। नटनटी गीत गाते हुए यथार्थ स्थिति का वर्णन करते हैं। गांधी जी की यह बकरी उनके लिए अलादीन का चिराग बनकर आई है। ये सभी आज कहां से कहां पहुंच गए हैं। दूसरा अंक, पहला दृश्य। 2 साल बाद वही स्थान लोक सेवा सदन की तख्ती लटकी हुई है। ग्रामीण पंक्तिबद्ध होकर आते हैं और बकरी को देखने का प्रयास करते हैं, परंतु उन्हें कुछ भी दिखलाई नहीं देता है। सिपाही कहता है कि अब बकरी एकांत चाहती है। तुम लोगों ने इन 2 वर्षों में परेशान कर रखा है। सिपाही आगे कहता है कि कर्मवीर को माता ने चुनाव लड़ने के लिए आदेश दिया है और उसे चुनाव चिन्ह के रूप में अपना थन दिया है। तुम सभी लोग कर्मवीर को वोट देना, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो खैर नहीं। तभी वहां एक तरफ से युवक आता है और दूसरी तरफ से कर्मवीर आता है, जो अब नेता बन चुका है। कर्मवीर ग्रामीणों से कहता है कि यदि तुम लोगों ने मुझे वोट दिया तो मैं तुम्हारे गांव तक सड़क बनवा दूंगा, अन्य जरूरतों को भी पूरा करवा दूंगा। इस प्रकार कर्मवीर आजकल के नेताओं की तरह लंबे लंबे वायदे करता है। सभी अपने अपने फिर घर चले जाते हैं, परंतु युवक वहीं रह जाता है और कहता है कि तुम लोगों को उल्लू बना रहे हो, तुम उन्हें लूट रहे हो, ये किसी को वोट नहीं देंगे। तुम लोगों ने पहले इनकी बकरी को छीन लिया, अब वोट भी छीन लेना चाहते हो, फिर पद और कुर्सी पाना चाहते हो। इस तरह की बातें सुनकर कर्मवीर और सिपाही को लगता है कि अवश्य ही यह युवक किसी गिरोह का नेता है जो उन्हें डराने और लूटने आया है। सभी लोग ग्रामीण युवक को डराते हैं, जेल में डालने की धमकी देते हैं, परंतु वह युवक बिल्कुल नहीं डरता है, बल्कि उनका विरोध करता है। फिर उसे धक्का मारकर बाहर खदेड़कर निकालकर जेल में डाल देते हैं। तभी दुर्जन सिंह आता है, बातचीत होती है। इन्हें पूरा विश्वास हो जाता है कि गांव वाले अब हमें ही वोट देंगे। यह निर्णय भी लिया जाता है कि यदि कोई व्यक्ति वोट देने में किसी प्रकार की आनाकानी करे तो उन्हें कठोर दंड दिया जाएगा। यह भी निर्णय लिया जाता है कि चुनाव जीतने के बाद एक दावत दी जाएगी। इसमें बड़े बड़े नेता, मंत्री, अधिकारी आएंगे। सिपाही जी अब डीआईजी बन चुका है। शाकाहारी दावत दी जाएगी और गांधी जी की यह नेक पवित्र बकरी निरामिष मानी जाएगी। यह दृश्य यही समाप्त हो जाता है। दूसरा दृश्य, नटनटी पहुंचकर गीत के माध्यम से यथार्थ स्थिति का वर्णन करते हैं। वोट होता है, कर्मवीर जीत जाता है। सभी लोग कर्मवीर की जय जयकार करते हैं और नाचते गाते हैं। कुछ देर के बाद युवक जेल से छूटकर वहां आता है और ग्रामीणों से कहता है कि तुम लोगों ने आखिरकार कर्मवीर जैसे ढोंगी, पाखंडी, लुटेरे को अपना बहुमूल्य वोट देकर जिता ही दिया ना। अब ये पहले तुम्हारी बकरी को लूटे थे, अब ये तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठाकर सब कुछ लूट लेंगे। तभी वहां विपत्ति रोती हुई, चीखती हुई आती है और कहती है कि उन लोगों ने उसकी बकरी को मार डाला है। वह कहती है कि मैंने सिपाही को किसी कसाई के यहाँ बकरी को ले जाते हुए देखा है, परंतु ग्रामीणों को उसकी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं होता है कि ये लोग ऐसा करेंगे। वे कहते हैं कि
नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, अवश्य तुम्हें धोखा हुआ है, वे हमें धोखा नहीं दे सकते हैं, तुम्हारी बकरी बिल्कुल आश्रम में सुरक्षित होगी, तुमने किसी दूसरी बकरी को ले जाते हुए देखा है, ऐसा जुल्म वे कभी नहीं हमारे ऊपर कर सकते हैं। विप्ती बहुत रोने लगती है। अंततः सभी ग्रामीण विप्ती की बकरी को देखने के लिए आश्रम की ओर प्रस्थान करते हैं। युवक और विप्ती ये दोनों वहीं रह जाते हैं। कुछ देर के बाद सभी ग्रामीण बकरी को आश्रम में न देखकर निराश लौटते हैं। कोई भी व्यक्ति विप्ती और युवक से आंख मिलाकर बातचीत नहीं कर पाता है। सभी खामोश हो जाते हैं। युवक ग्रामीणों से कहता है कि अभी भी कुछ समझना बाकी है या सब कुछ समझ गए हो? तुम लोग बकरी को देवी मानते थे, पूजा करते थे, दान देते थे, अब कहां गई वह बकरी? तुम लोगों ने बाढ़ में सारा गांव बह जाने दिया, परंतु आश्रम को बहने नहीं दिया, उसकी रक्षा की, खुद भूखे रहे, परंतु घर का अनाज आश्रम में देते रहे और आश्रम में दावतें उड़ती रही और तुम लोग भूखों मरते रहे। यही नहीं, ऐसे लुटेरे को तुम लोगों ने अपना बहुमूल्य वोट देकर फिर जितवाकर देश की बागडोर संभालने के लिए भी दे दिया। गांव के लोग युवक की बातों का बिल्कुल जवाब नहीं दे पाते हैं। सभी सिर झुकाए चुपचाप सुनते रहते हैं। तुम लोगों ने एक तरह से बहुत बड़ा पाप किया है। युवक की बातें सुनकर गांव वालों की आंखें खुल जाती हैं। उन्हें वास्तविक सत्य का पता चल जाता है कि उन्हें दरअसल धोखा दिया गया है। धीरे धीरे ग्रामीणों को समझ में आने लगता है कि उन लोगों ने चिकनी चुपड़ी बातें कहकर उन्हें गुमराह किया गया है, उन्हें एक प्रकार से लूटा गया है। सभी लोग उनका विरोध करने के लिए शहर जाने की तैयारी करते हैं ताकि उन्हें सबक सिखाया जाए और विप्ती की बकरी सही सलामत मिल जाए। तीसरा वह अंतिम दृश्य, एक बड़े दावत का आयोजन किया गया है जिसमें शहर के बड़े बड़े नेता, मंत्री, नेत्री, अधिकारी उपस्थित हुए हैं। दुर्जन सिंह कहता है कि आज वह जो कुछ भी है वह सब इस बकरी की बदौलत है। बकरी ने उनकी आंखें खोल दी कि कैसे रुपया, पैसा, धन दौलत, मान सम्मान, कुर्सी, पद प्राप्त किया जा सकता है और हम लोगों ने वह सब कुछ प्राप्त कर लिया है। आज हमारा सपना साकार हो गया है। आज मैं उस व्यक्ति को भी सम्मानित करना चाहूंगा जिसकी बदौलत आज हम लोग यहां पर हैं। ऐसे मौके पर कुछ देर के बाद सिपाही उसी भिस्ती को लेकर सामने आता है जिससे मुलाकात नाटक के प्रारंभ में हुई थी। दुर्जन कृतज्ञता स्वरूप भिस्ती को एक नई खाल, नई मशक बनाने के लिए भेंट करता है। सभी के अनुरोध पर वह एक गाना गाता है, परंतु लोगों को उसका गीत पसंद नहीं आता है। उससे कुछ नया गाने के लिए कहा जाता है। तब वह कहता है कि उसका बेटा नए जमाने का है, वही अच्छा गीत गा सकता है, वही आपको अपने गीतों के माध्यम से प्रसन्न कर सकता है, मैं नहीं कर सकता हूं। और यह कहकर वह चला जाता है। कुछ देर के बाद उसका लड़का यानी युवक आता है और एक गीत गाता है। दुर्जन सिंह को भी उसका गीत बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। युवक उपस्थित लोगों को लुटेरा, ढोंगी आदि कहता है। धीरे धीरे सभी ग्रामीण वहां पहुंच जाते हैं। वह ग्रामीणों से इन चोरों को, इन लुटेरों को घेर कर रस्सी से बांधने का आदेश देता है। यह देखकर और सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। ये लोग कहते हैं कि अरे भाई, ऐसा क्यों कर रहे हो? हम तो आपके सेवक हैं,
जन सेवक हैं, जन नेता हैं, हम लुटेरे नहीं हैं, हम कोई चोर नहीं हैं, हम कोई डाकू नहीं हैं, हम पर दया करो, हमें छोड़ दो। परंतु सभी ग्रामीण उन्हें घेर लेते हैं और उनका विरोध करते हैं और नारे लगाते हैं, अंततः जेल भिजवा कर ही दम लेते हैं। नट नटी पुनः उपस्थित होकर एक गीत गाते हैं, यह नाटक यही समाप्त हो जाता है। आइए अब मैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित बकरी नाटक की कथा या सारांश को प्रस्तुत करने के बाद इस नाटक के उद्देश्य को भी आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। ध्यान देकर सुनिएगा। बकरी नाटक का उद्देश्य। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना आधुनिक हिंदी साहित्य के उच्च कोटि के साहित्यकार हैं। बकरी इनका एक बहुचर्चित नाटक है। यह मूलतः एक राजनीतिक व्यंग्य प्रधान नाटक है। सच पूछा जाए तो बकरी नाटक समकालीन जिंदगी का एक प्रमाणिक दस्तावेज है तथा यह नाटक आज के युग में भी पूरी तरह प्रासंगिक है। यह एक उद्देश्य प्रधान नाटक है। यह एक व्यंग्य प्रधान नाटक है। यह नाटक हमारे देश की वर्तमान राजनीति की यथार्थ स्थिति को बड़े सुंदर ढंग से उजागर करती है, जो पूरी तरह से दूषित हो चुकी है। आज की राजनीति गुंडे, मवालियों, बदमाशों का अखाड़ा बन चुका है। यही कारण है कि यह नाटक आज के संदर्भ में भी अधिक सार्थक है। इस स्थिति से टकराने वाली और मुंह चुराने वाली ताकतों का और अधिक ध्रुवीकरण कराता है। आजकल के नेता गांधीवाद का मुखौटा पहनकर सत्ता की राजनीति करते हैं और भोली भाली जनता को गुमराह कर ठगने का प्रयास करते हैं और अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। यही नहीं, आजकल के नेता देश की जनता को तरह तरह के हथकंडों को अपनाकर उन्हें छलने का प्रयास करते हैं। अतः हमारा यह कर्तव्य है कि हम एकजुट होकर इसका विरोध करें। हमें सदैव चौकन्ना रहना चाहिए। यही नहीं, अपने मताधिकार का प्रयोग सोच समझकर करना चाहिए। हमें ऐसे नेताओं से सावधान रहना चाहिए। लेखक इस नाटक के माध्यम से यह भी बतलाने का प्रयास किया है कि देश की राजनीतिक स्थिति सुधरे, लोग अपने ऊपर होने वाले अन्याय, अत्याचार, शोषण व ठगी का विरोध करें। इस नाटक में युवक एक ऐसा ही व्यक्ति है और यह नाटक अपने निहितार्थ व्यंग्यार्थ में शीघ्र से शीघ्र असंगत हो जाए। जनता को छलने के लिए राजनीतिज्ञों द्वारा अपनाए गए हथकंडों का पर्दाफाश बकरी नाटक में बड़े सुंदर ढंग से किया गया है। यही इस नाटक का उद्देश्य है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक अवश्य करें। अपने सगे संबंधियों के बीच भी इसे शेयर अवश्य करें। और हाँ, चलते चलते मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। याद रखिएगा, मेरा यह चैनल एक एजुकेशनल चैनल है। मैंने इस चैनल का निर्माण विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखकर ही किया है। अतः लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। हाँ, मेरे इस वीडियो में यदि कहीं आपको कोई त्रुटि नजर आती है तो सप्रमाण कमेंट्स अवश्य करें, ताकि अगले वीडियो में मैं उन त्रुटियों का सुधार कर सकूं और आपके समक्ष एक बहुत ही सुंदर, बेहतर और छात्रोपयोगी वीडियो बनाकर प्रस्तुत कर सकूं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।